तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नायरा चिल्लाई, दादी दादी जल्दी नाश्ता दो वरना मैं चली। अरे बस ला रही हूँ। हाथ में थाली लिए पुष्पा बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर निकली और अपने हाथों से नायरा को जल्दी जल्दी आलू पराठा और दही खिलाते हुए बोली, सुनो बताती जा कब आएगी, क्योंकि तेरे इंतजार में मैं भूखी बैठी रहती हूँ। तो तुम खा लिया करो ना दादी, मैं जब आऊंगी निकाल कर खा लूंगी। नायरा की बात पर पुष्पा कहने लगी, आज तक ऐसा हुआ है कभी कि पोती भूखी रहे और मैं खा लूं? ओ मेरी प्यारी दादी, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे। कहकर नायरा ने दादी के गालों को चूम लिया और फिर अपने कंधे पर बैग टांगते हुए बोली, ठीक है, आज जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अब खुश? लेकिन पुष्पा मन ही मन भुनभुनाते हुए कहने लगी कि क्या खुश रहेंगी वे, जिसकी जबान पोती अनजान लोगों के साथ पूरा दिन गली गली गूचे गूचे घूमती फिरती रहती हो। वो दादी खुश कैसे रह सकती है? हर पल एक डर लगा रहता है कि नायरा ठीक तो होगी ना। कितनी बार कहा नरेश से कि बेटी बड़ी हो गई है, ब्याह कर दो अब इसका, लेकिन उनकी सुनता ही कौन है। पुष्पा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर नायरा को समझते देर नहीं लगी कि उसकी दादी उसे लेकर परेशान हैं। वह बोली, दादी तुम यही सोच रही हो ना कि कैसे जल्दी से मेरी शादी हो जाए और तुम्हारी जान छूटे? तो बता दूं, नहीं छूटने वाली, समझ लो। बड़ी मासूमियत से वह अंगूठा दिखाते हुए बोली और फिर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर पुष्पा के मुंह में ठूंसते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन वे थू थू कर कहने लगी कि पता है कि मुझे शुगर की बीमारी है, फिर क्यों वह मुझे मीठा खिला रही है? मानना चाहती है क्या? नायरा सिर्फ अपनी दादी की ही नहीं बल्कि अपने पापा नरेश की भी जान है। वही उनके जीने की वजह है। नायरा से ही पूरे घर में रौनक है। 21 साल की नायरा अपने पापा की ही तरह टूरिस्ट गाइड का काम करती है। जब नायरा बहुत छोटी थी तभी ये लोग दिल्ली आकर बस गए थे। यहीं दिल्ली में ही नरेश का अपना खुद का मकान है। देखने में बला की खूबसूरत नायरा को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वह नरेश की बेटी है। उसका रंग जैसे मक्खन में जरा सा सिंदूर बुरक दिया गया हो। उसकी भूरी आंखें, पतले लाल लाल ओंठ, रेशमी बाल देखकर लोग उसे देखते ही रह जाते। उसकी बातों में ऐसी चुंबकीय शक्ति कि जब वह बोलती तो लोग बस सुनते ही रहते। अपने व्यवहार से वह लोगों को अपना बना लेती, मगर ऐसा भी नहीं था कि किसी पर भी वह आंखें मूंद कर भरोसा कर लेती थी। अच्छे बुरे लोगों को पहचानना आता था उसे। 2 साल से टूरिस्ट गाइड का काम कर रही थी नायरा। ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि दिल्ली में ऑटो वालों से मोल भाव करके पैसे कम कैसे करवाए जाते हैं। अगर दिल्ली में कोई विदेशी टूरिस्ट परेशान है तो उसका साथ कैसे दिया जा सकता है। टूरिस्ट को कौन से ऐतिहासिक स्थानों पर घुमाना है, टूरिस्ट के साथ बातचीत करने से लेकर उन्हें समझाने की कुशलता ही नायरा को एक कामयाब गाइड बनाता। नायरा विदेशी टूरिस्टों को अपने देश शहरों के बारे में बड़े विस्तार से बताती थी। जब वह गाइड बनकर अपने देश की धरोहर, सभ्यता और संस्कृति के बारे में टूरिस्टों को बताती थी तो इस काम से उसे बहुत खुशी मिलती थी। टूरिस्ट की जॉब के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए थी। 12वीं कर लेने के बाद वह आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी। नायरा रोज लगभग 6-7 घंटे 10-12 लोगों को गाइड करने का काम करती थी, लेकिन कभी भी उसे इस काम से ऊब महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे नए नए लोगों से मिलकर उनके बारे में जानकर मजा आता था। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ घूमने आते थे। उनके साथ समय बिताते हुए नायरा थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी बोलना सीख जाती थी। वह चाहे कभी घर से देर पहुंचे या अपनी पढ़ाई की वजह से उसे देर रात तक जागना पड़े, उसका उस समय कोई साथ देता था तो वह थी उसकी दादी पुष्पा, जो उसके लिए ही जीती और मरती थीं। लेकिन उन्हें नायरा की चिंता लगी रहती थी कि कहीं वह किसी मुसीबत में न फंस जाए। वैसे भी दिल्ली लड़कियों के लिए महफूज नहीं रह गई। अगर कहीं नायरा के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो क्या करेंगी वे? सोचकर ही पुष्पा कांप उठती, मगर नायरा उन्हें समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी पोती अब बच्ची नहीं रही, बल्कि वह तो लोगों को रास्ता दिखाती है। लेकिन पुष्पा अपने कमजोर दिल को कैसे समझाएं, कैसे कहें कि सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। कितना चाहा था उन्होंने कि नरेश शादी कर ले ताकि नायरा को एक माँ मिल जाए, लेकिन नरेश तो शादी की बात से ही भड़क उठता था। उसका कहना था कि अब नायरा ही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन पुष्पा को अब अपनी पोती नायरा की शादी की चिंता सताने लगी थी। वे चाहती हैं कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए तो वे चैन से मर सकें। मगर नरेश का कहना था कि नायरा किससे शादी करेगी, कब करेगी, ये उसकी अपनी मर्जी होगी। नरेश को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था।
अपने पापा का खुद पर भरोसा देखकर नायरा के मन में तसल्ली जरूर थी, लेकिन पुष्पा को अपने लिए इतना चिंतित देखकर उसे बुरा भी लगता था। ऐसे समय में नायरा को अपनी माँ की याद सताने लगती और वह भावुक होकर रो पड़ती थी। नायरा के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। ये बात उसके पापा ने ही उसे बताई थी। लेकिन नायरा जब भी अपने पापा से अपनी माँ के बारे में पूछती है कि उन्हें क्या हुआ था, कैसे मर गईं वे, तो नरेश चिढ़ उठता और कहता कि एक ही सवाल बार बार दोहराकर वह उसे परेशान ना किया करे। नायरा समझ नहीं पाती कि माँ के बारे में पूछने पर नरेश इतना भड़क क्यों जाते हैं, जबकि उसकी माँ तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। लेकिन पुष्पा उसे समझाती कि उसके पापा उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे और जब वह उसे छोड़कर चली गई तो नरेश को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन दादी, इसमें माँ की क्या गलती थी? उन्होंने क्यों मरना चाहा होगा? उन्हें दुख नहीं हुआ होगा अपने पति व बच्चे को छोड़कर जाते हुए? बोलो ना दादी, चुप क्यों हो? पुष्पा क्या बोलती, कैसे और किस मुंह से कहती कि उसकी माँ मरी नहीं बल्कि जिंदा है? हाँ, नायरा की माँ जिंदा है, लेकिन वह अपनी बेटी से कोसों दूर रहती है, इतनी दूर कि नायरा की आवाज भी उस तक नहीं पहुंच सकती। पुष्पा नायरा को उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन नरेश को दिया वचन उन्हें बोलने से रोक देता था। पुष्पा अंदर ही अंदर इस सोच में घुली जा रही थी कि उनके जाने के बाद उनकी पोती का क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा उसका। उन्हें नायरा के भविष्य की चिंता सताने लगी थी, लेकिन ये बात वे नरेश से कह भी नहीं पाती थी। एक बार कहा था तो कैसे चिढ़ते हुए उसने बोला था कि क्या वह मरने वाला है जो वे ऐसी बातें कह रही हैं? जिंदा है वह अभी और अपनी बेटी का ख्याल रख सकता है। लेकिन पुष्पा अपने मन की उलझन को कैसे समझाएं कि वे क्या सोचती रहती हैं। इधर कई दिनों से पुष्पा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सोती तो उठने का मन ही नहीं होता, पूरे बदन में दर्द सा महसूस होता, शायद शुगर बढ़ गई हो उनकी। लेकिन सारी दवाइयां तो समय से ले रही थी वे, फिर क्या हुआ उन्हें? शुगर बढ़ने पर भूख प्यास ज्यादा लगती है, पर उनका तो खाना देखने तक का मन नहीं करता। अब पुष्पा को इस बात का एहसास होने लगा कि उसके पास कम समय है, लेकिन मरने से पहले वे नायरा को उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी। बेटा, यहाँ मेरे पास आकर बैठ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। नायरा को अपने पास बुलाते हुए पुष्पा बोली। लेकिन नायरा कहने लगी कि वह उनकी सारी बातें सुनेगी, लेकिन पहले वे ठीक हो जाएं। नहीं बेटा, फिर शायद कहने के लिए मैं ना रहूं। बोलते हुए वे जोर जोर से खांसने लगी, तो नायरा दौड़कर उनके लिए पानी लाने चली। लेकिन पुष्पा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, नहीं, पानी नहीं, तुम यहाँ मेरे पास बैठो और सुन लो मेरी बात, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। बेटा, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ जिंदा है, लेकिन ये बात तुमसे इसलिए छिपा कर रखी गई क्योंकि नरेश नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात कभी पता चले। पुष्पा की बात सुनकर नायरा स्तब्ध रह गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो उसने सुना वह सच है। हाँ बेटा, सच है, एकदम सच। लेकिन दादी, फिर पापा क्यों कहते रहते हैं कि माँ मर गई? आपने भी क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरी माँ जिंदा है? जिसने मुझे जन्म दिया, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आई, वह मरी नहीं बल्कि जिंदा है। आप सबने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? बोलते हुए नायरा की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। मन तो किया उसका कि अभी इसी वक्त तोड़कर अपनी माँ के पास पहुंच जाए। बेटा, हमें गलत मत समझ, हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमने तुमसे वह बात छिपा कर रखी। लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देना चाहती हूँ। अपनी पोती के गालों को प्यार से सहलाते हुए पुष्पा बताने लगी कि नरेश के पिताजी उदयपुर के डांगी गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी क्या करते थे। पहले उनका कच्चा मकान हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में नरेश के पिताजी ने अपने कमाए पैसों से उस घर को पक्का बनवा लिया। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था कि एक दिन नरेश के पिताजी चल बसे। तब नरेश 10 साल का अबोध बच्चा था। दुनियादारी की उसे कोई समझ नहीं थी। लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद नरेश जैसे अचानक से समझदार हो गया। माँ को रोता देखकर कहता कि माँ मत रो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन क्या ठीक करता भय? उसे तो इतनी भी समझ नहीं थी कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कौन सी चीज कैसे खरीदी जाती है। नरेश के पिताजी के गुजर जाने से घर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। घर में एक ही कमाने वाला था, वो भी नहीं रहा, तो नरेश और उसकी बूढ़ी दादी की जिम्मेदारी पुष्पा पर ही आ पड़ी। अगर बेटे के गम में कुछ दिन बाद नरेश की दादी भी चल बसी। कुछ ही समय के अंतराल पर पति और सास को यूं खो देना पुष्पा के लिए बड़ा आहत था।
ऊपर से पैसों की किल्लत, कैसे पालेगी वह अपने बेटे को, घर कैसे चलेगा, नरेश की पढ़ाई कैसे होगी। सोच सोचकर पुष्पा रोने बैठ जाती। लेकिन उस वक्त उनकी सहेली ने उन्हें उनका हुनर याद दिलाया और कहा कि क्यों ना वे गांव की औरतों के कपड़े सिलना शुरू कर दें। सिलाई कढ़ाई तो आती ही है उन्हें, और फिर वो है ना, फिर क्यों चिंता करती हैं। उस सारे वक्त में पुष्पा की सहेली ने उनका बड़ा साथ दिया था। धीरे धीरे पुष्पा की मेहनत रंग लाई और उनकी कमाई से घर में दाल रोटी चलने लगी और नरेश फिर से स्कूल जाने लगा। लेकिन नरेश का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता था। अपनी माँ को काम करते देख कहीं ना कहीं उसे बुरा लगता था। किसी तरह खींच तान कर उसने 12वीं तक पढ़ाई की और एक गैराज में नौकरी करने लगा। 1-2 साल किसी तरह नौकरी करने के बाद वहां से भी उसका मन उब गया, तो वह अपने दोस्तों की तरह गाइड का काम करने लगा। देसी विदेशी सैलानियों को घुमाना, उन्हें अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में बताना नरेश को अच्छा लगता था। पर्यटकों को भी नरेश का बात विचार खूब पसंद आते थे। सैलानी नरेश से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे कि जाते जाते वे उसका फ़ोन नंबर और घर का पता नोट करके ले जाते और कहते कि अगर उनका कोई दोस्त रिश्तेदार यहाँ घूमने आएगा तो वह उन्हें नरेश का फ़ोन नंबर जरूर देंगे और कहेंगे कि वह बहुत अच्छा गाइड है। विदेशी सैलानियों की तरह ही जॉली भी उदयपुर घूमने आई थी। नरेश ही उसका गाइड था। नरेश के साथ वो कुछ ही दिनों में वह काफ़ी हिलमिल गई। कारण था कि नरेश सबसे जुदा था। जॉली देश विदेश घूमती रहती थी, बहुत गाइडों से उसका पाला पड़ा था, लेकिन नरेश जैसा हंसमुख सरल विचारों वाला गाइड उसे पहली बार मिला था। जब देखो वह मुस्कुराता रहता था, जैसे उसकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ ही ना हो। वह इंसान सबसे जुदा था, इसलिए जॉली को उसका साथ बहुत ही अच्छा लगता था। उसके साथ रहते हुए जॉली की सारी टेंशन दूर हो जाती थी। नरेश जब जॉली को मैडम जी कहकर बुलाता तो वह हंस पड़ती और कहती कि मैडम जी नहीं, तुम मुझे जॉली बुला सकते हो। एक रोज बातों बातों में ही जॉली ने बताया कि उसे राजस्थान बहुत पसंद है और वह अक्सर यहाँ आती रहती है, लेकिन उसे होटल में रहना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई पेइंग गेस्ट मिल जाता रहने को तो मज़ा आ जाता। वह जितना चाहे उतना पैसे पे करने को तैयार है, पर उसे घर जैसा माहौल चाहिए। उस पर नरेश सकुचाते हुए बोला था, पैसे की तो कोई बात नहीं मैडम जी, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे गरीब खाने में आकर रह सकती हैं। वैसे भी हमारा ऊपर वाला कमरा खाली ही है। अब जॉली यही तो चाहती थी। वह तुरंत तो होटल से अपना सामान लाकर नरेश के ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। पुष्पा के हाथों का खाना वह बड़े चाव से खाती और सबसे अच्छा तो उसे दाल बाटी लगता था। कहती वहां जाकर ये डिश जरूर ट्राई करेगी। जब तक जॉली पुष्पा के कामों में हाथ बटा दिया करती थी, बड़ा अच्छा लगता था उसे किचन में पुष्पा की मदद करके। उनके साथ रहकर वह बहुत कुछ बनाना भी सीख चुकी थी। दोनों के बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया था। माँ का प्यार क्या होता है उसने पुष्पा के साथ रहकर ही जाना था, वरना तो उसे कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। रोज की तरह उस रात भी दोनों खाना खाने के बाद छत पर बैठकर कॉफी का आनंद लेते हुए यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। नरेश के पूछने पर कि उसके घर में कौन कौन है, तो जॉली भावुक होकर बताने लगी कि जब वह 8 साल की थी तभी उसके माँ पापा का तलाक हो गया और वह अपनी नानी के साथ रहने चली गई थी। तलाक लेने के बाद उसके माँ पापा ने दोबारा शादी करके अपनी नई दुनिया बसा ली। अपने पेरेंट्स होने का फर्ज वे बस इतना ही निभाते थे कि जॉली की पढ़ाई और खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करते थे। कुछ समय बाद जब उसकी नानी का देहांत हो गया तो वह हॉस्टल रहने चली गई। क्यों, आप अपने माँ पापा के साथ भी तो जाकर रह सकती थी ना। नरेश की बात पर जॉली ने बताया कि वह गई थी अपने पापा के पास रहने, पर सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह अपनी माँ के पास रहने चली आई। लेकिन वहाँ उसका सौतेला पिता उस पर गंदी नज़र रखता था, इसलिए फिर हॉस्टल में ही उसका घर बन गया। उफ, बहुत दुख भरी कहानी है आपकी, अफसोस जताते हुए नरेश बोला। ये सुन मुस्कुराई और फिर ऊपर आसमान की ओर देखती हुई एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब लोगों को पालना ही नहीं होता है फिर बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं। बोलते हुए जॉली की आंखें छलक आई थीं, लेकिन बड़ी सफाई से वह अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोली, बे सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे जीवन में क्या क्या हुआ। मेरा मतलब है तुम्हारी परवरिश, पढ़ाई सब जानना है मुझे, मेरे बारे में। नरेश हंसा और बोला, अब क्या बताऊं मैडम जी, जब मैं 10 साल का था तभी मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए और कुछ महीने बाद दादी भी हमें अकेला कर गईं। फिर माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर मुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन मेरा मन पढ़ने में जरा भी नहीं लगता था। सोचता क्या करूं जो माँ को काम ना करना पड़े।
इसलिए मैंने एक गैराज में नौकरी कर ली, लेकिन वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा तो गार्ड बन गया और आज आपके सामने खड़ा हूँ। बोलकर नरेश हंसा तो जॉली भी खिलखिला पड़ी। नरेश कहने लगा कि अब यही उसकी छोटी सी दुनिया है। नरेश, तुम्हारी ये छोटी सी दुनिया बहुत ही सुंदर है, और देखो अब मैं भी तुम्हारी इस छोटी सी दुनिया का सदस्य बन गई ना। बोलकर जॉली ने नरेश को चूम लिया। जो नरेश का पूरा शरीर सिहर उठा। वह तो समझ ही नहीं सका कि एकदम से क्या हो गया। अपलक वह जॉली को देखने लगा। क्या हुआ, करंट लगा? बोलकर जॉली ने फिर उसके गालों पर किस कर लिया। अच्छे लगते हो तुम मुझे। बोलकर जॉली ने उसकी आंखों में झांका तो शर्माकर उसने अपनी नजरें झुका लीं। एकांत में जब दो युवा दिल मिलते हैं तो अपने आप उनके बीच की दूरियां सिमटकर छोटी हो जाती हैं। यहाँ भी यही हुआ। दोनों की मर्जी से कुछ ही पलों में दोनों के बीच की सारी औपचारिकताएं खत्म हो गईं और फिर ऐसा बार बार होने लगा। लेकिन जॉली के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसके लिए तो ये पेट की भूख की तरह था, मगर नरेश इसे प्यार समझ बैठा। जॉली हर रात नरेश के आगोश में समा जाती और वह जॉली को लेकर रोज नए सपने बुनता। नरेश को अब हर चीज में जॉली ही दिखाई पड़ती थी। उसकी हर सांस जॉली का ही नाम जपती। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ जॉली के लिए ही धड़कता था। उसके हर ख्याल में सिर्फ जॉली ही होती थी। जब वह सोता तो जॉली के सपने आते और जागता तो जॉली के ख्यालों में खोया रहता। जॉली के बारे में सोचकर वह अकेले में हंसता तो कभी उदास हो जाता था। वह दीवानों की तरह जॉली से प्यार करने लगा था। उससे एक पल की भी दूरी अब उससे सहन नहीं होती थी। जॉली के बिना वह खुद को अधूरा महसूस करने लगा था। उसके बदले व्यवहार को देखकर नरेश के दोस्त उसे पागल दीवाना बुलाने लगे थे। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। पुष्पा को भी समझ आ गया था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। वैसे मन ही मन पुष्पा भी जॉली को पसंद करने लगी थीं। बल्कि वे तो नरेश और जॉली की शादी के सपने भी देखने लगी थीं, मगर दोनों ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। इसलिए कई बार उन्होंने घुमा फिरा कर नरेश से पूछा भी कि जॉली उसे पसंद है, प्यार करता है वह उसे। लेकिन शर्मिला नरेश मुस्कुराकर बस अपनी नज़रें झुका लेता था। उधर जॉली कहती कि हाँ, नरेश उसे अच्छा लगता है और वह तो इतना प्यारा है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा। नरेश, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नरेश की बाहों के घेरे में सिमटी जॉली बोल रही थी। हाँ जॉली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जॉली के रेशमी बालों से खेलते हुए नरेश बोला। जॉली, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। विल यू मैरी मी? जॉली की बात पर नरेश ने झट से हाँ कहकर उसका हाथ थाम लिया। अरे छोड़ छोड़ मेरा हाथ। जब पुष्पा जोर से चिल्लाई तो नरेश हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओहो, तो क्या ये सपना था? और मैंने माँ का हाथ? नरेश लज्जित हो उठा। ले चाय पी और जाकर देख जॉली कब से तुझे आवाज लगा रही है। मगर नरेश ने चाय छुई भी नहीं और तुरंत जॉली के पास पहुंच गया। देखो इस लड़के को, अरे चाय तो पी जाता, ठंडी हो जाएगी। पीछे से पुष्पा चिल्लाई। लेकिन नरेश कहाँ सुनने वाला था। पुष्पा ने सोचा वहीं जाकर उसे चाय दे आती हूँ, वरना ठंडी हो जाएगी। इधर नरेश जब कमरे में पहुंचा तो देखा जॉली बाथरूम से आकर निढाल सी बिस्तर पर पड़ गई। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जॉली का हाथ अपने हाथों से मसलते हुए नरेश ने पूछा तो वह रोने लगी। अरे क्या हुआ, बताओ तो। नरेश अब घबरा उठा। नरेश, आई एम प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट यानी तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा? ओह जॉली, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। और फिर जॉली को अपनी गोद में उठा लिया और उसे चूमने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना वह सच है। नरेश नरेश, नीचे उतारो मुझे और इसका कोई रास्ता ढूंढो जल्दी। मगर खुशी से बौखलाया नरेश गुनगुनाने लगा। ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर चलकर हम और तुम। नरेश, जॉली जोर से चीख पड़ी। मैं तुमसे सल्यूशन मांग रही हूँ और तुम हो कि पागलों की तरह गाना गा रहे हो। बताओ मुझे अब कि मैं क्या करूँ। तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना। वैसे गलती मेरी भी थी। सोचा था केमिस्ट से जाकर बर्थ कंट्रोल पिल ले आऊंगी, पर भूल गई। लेकिन जो भी हो, मुझे ये बच्चा अबॉर्ट करना है। अबॉर्ट मतलब गर्भपात? नरेश चौंका। पर क्यों जॉली, ये बच्चा तो हम दोनों के प्यार की निशानी है। हाँ मुझे पता है तुम यही सोच रही हो कि लोग क्या कहेंगे। बिन ब्याही माँ बनना किसी भी लड़की के लिए शर्मिंदगी की बात होती है, इसलिए हम कल ही शादी करेंगे। व्हाट? अब चौंकने की बारी जॉली की थी। शादी, प्यार, बच्चा, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? नो नो, तुम शायद गलत समझ रहे हो। कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ मैं, बल्कि सब सही हो जाएगा। हम आज ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे, फिर लोगों को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा।
उत्साह से भरा नरेश अपनी ही रो में बोलता चला जा रहा था। शादी और तुमसे? जॉली अजीब तरह से हंसते हुए बोली। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? 1 सेकंड, कहीं तुमने ये तो नहीं समझ लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ओहो। और जॉली ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। सही कहा है किसी ने कि तुम इंडियंस इमोशनली फूल होते हो। आज देख भी लिया। फिजिकल रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। समझ लो, जैसे पेट की भूख को शांत करने के लिए हम खाना खाते हैं, वैसे ही शरीर की भूख को भी शांत करना पड़ता है। दैट्स इट, यू अंडरस्टैंड। और ये बच्चा एक गलती है जिसे मैं आज ही ठीक कर दूंगी। जॉली की दो टूक बातों से नरेश स्तब्ध हो उसे ताकने लगा। बाहर चाय लेकर खड़ी पुष्पा भी उनकी बातें सुनकर वहीं जड़ हो गई। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने सुना वो सही है या उनके कान बज रहे हैं। फिर भी नरेश कहने लगा, जॉली, तुम भले ही मुझसे प्यार न करो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बच्चा, ये हमारे प्यार की निशानी है। प्लीज इसे मत गिराओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ जॉली। लेकिन जॉली इसके प्यार को अपने पैरों की जूती बताते हुए अपने कपड़े अटैची में भरने लगी कि अब उसे यहाँ रहना ही नहीं है। ठीक है, चली जाओ जहाँ भी जाना है, लेकिन मेरे बच्चे को मारने की सोचना तक नहीं, नरेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। ये सुनकर जॉली ने उसे घूर कर देखा और फिर गुर्राते हुए बोली, लीव माई हैंड, आई सेड लीव माई हैंड। नरेश ने भले ही उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसके बोल अब भी वही थे कि इस बच्चे पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना जॉली का, इसलिए उसकी मर्जी के बिना वह इस बच्चे को गिरा नहीं सकती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी? एक नफरत भरी नजर नरेश पर डालते हुए जॉली दंदनाती हुई उसके घर से निकल गई। पीछे से पुष्पा रोकती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उसने पलटकर भी नहीं देखा। अभी कुछ ही वक्त पहले तो नरेश जॉली से शादी के सपने देख रहा था। हकीकत में वही जॉली उसकी सारी खुशियों को अपने पैरों तले रौंदती हुई बाहर निकल गई। जॉली जल्द से जल्द ये बच्चा गिरवाकर अपने देश लौट जाना चाहती थी। जॉली दक्षिण अमेरिका के देश चिली की रहने वाली थी और वहाँ अबॉर्शन कानूनन अपराध है। वहाँ बहुत ही जरूरी परिस्थिति में कोर्ट अबॉर्शन की अनुमति देता है, इसलिए जॉली ये झंझट यहीं निपटा देना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया कि अबॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि इससे जॉली की जान को खतरा है। सुनकर जॉली की आंखों के नीचे अंधेरा छा गया, लेकिन उसे किसी भी हाल में कैसे भी ये बच्चा गिराना ही था। इसलिए उसने दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया और कहा कि वह पैसों की चिंता न करें, जितने चाहिए देने के लिए तैयार है, पर उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन सभी डॉक्टरों का यही कहना था कि ये अबॉर्शन नहीं हो सकता। जॉली के पास अब एक ही रास्ता बचा था कि वह इस बच्चे को जन्म दे। बोलते बोलते पुष्पा को ऐसी खांसी उठी कि उसकी जान लेकर ही गई। दादी के जाने का गम और माँ के जिंदा होने की खुशी ना तो नायरा को रोने दे रही थी और ना खुश होने दे रही थी। नायरा की एक आंख से दुख के आंसू तो दूसरी से खुशी के आंसू निकल रहे थे। गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा था कि उसके पापा ने उससे झूठ कहा कि उसकी माँ मर चुकी है, जबकि वह जिंदा है। ऐसा क्यों किया उसके पापा ने? लेकिन नरेश कहने लगा, उसने जो भी सुना वह आधा सच है। तो पूरा सच क्या है, बताइए ना मुझे। नायरा अपने पापा को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या बताएंगे आप? फिर कोई झूठी कहानी गढ़कर सुना देंगे, है ना? इसलिए अब मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं, समझे आप? और ये बात भी सुन लीजिए, मेरी माँ चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। बोलकर नायरा दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से दरवाजा पीटते हुए नरेश ने कितना कहा कि जैसे वह अपने पापा के बारे में सोच रही है वैसी बात नहीं है। लेकिन नायरा ने तो जैसे अपने कानों में रुई ठूंस ली थी कि उसे नरेश की कोई बात भी नहीं सुननी। नरेश पूरी रात चिंता और अनिंद्रा के तनाव से करवटें बदलते हुए सोचता रहा कि आखिर गलती कहाँ हो गई उससे। काश नायरा पूरी सच्चाई जान पाती, फिर उसे पता चलता कि नरेश झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि उसकी माँ उसे मरने के लिए छोड़ गई थी। जॉली किसी बंधन में बंधकर नहीं रहना चाहती थी। वह तो आज़ाद पंछी की तरह अपने पंख फैलाकर पूरे आकाश में उड़ना चाहती थी। किसी तरह और 5 महीने यहाँ काटने के बाद जब नायरा का जन्म हुआ तो वह उसे एक कचरे के डब्बे में फेंककर अपने देश लौट गई। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को उसने कचरे के डब्बे में मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी बच्चे को नरेश ने अपने सीने से लगा लिया था। नरेश जो हर पल जॉली के पीछे पीछे घूमता रहता था, जब उसने जॉली को अपने नवजात बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा तो वह उसके पीछे लग गया।
जैसे ही वह उस नवजात बच्ची को कचरे के डब्बे में फेंक कर भागी तो दौड़कर नरेश ने उस बच्ची को वहां से निकाल लिया, नहीं तो कुछ पल की देरी में ही वह लावारिस कुत्तों का निवाला बन जाती। एक माँ ने अपनी ही बच्ची को अपने आंचल से दूर कर दिया, लेकिन वहीं एक पिता ने उसी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। नायरा नरेश की जान से भी बढ़कर थी। वो नहीं चाहता था कि नायरा को कभी भी ये बात मालूम पड़े कि जन्म लेते ही उसकी माँ ने उसे कचरे के डब्बे में मरने के लिए फेंक दिया था। इसलिए उसने पुष्पा को वादा दे दिया था कि ये बात नायरा को न बताए। नरेश ने आज तक शादी भी इसलिए नहीं की क्योंकि नायरा ही उसकी सब कुछ थी, मगर नायरा ने नरेश से बात तक करना छोड़ दिया था। उसकी तो बस एक ही जिद थी कि उसे अपनी माँ से मिलना है। हार कर नरेश ने ही घुटने टेक दिए और बताया कि उसकी माँ दक्षिण अमेरिका के चिली में रहती है। नायरा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि वहां जाने के लिए पैसे भी बहुत लगेंगे। वो वहां तक पहुंचेगी कैसे? लेकिन जब उसे पता चला 12 टूरिस्टों में से एक चिली का है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने उससे बात की और अपनी समस्या से अवगत कराया तो वह नायरा की मदद के लिए तैयार हो गया। उसने ये भी कहा कि वह नायरा को वहाँ की थोड़ी बहुत तो भाषा भी सिखा देगा। 40 साल का जेम्स बहुत ही अच्छा इंसान था। वह नायरा को सिस्टर कहकर बुलाता था। जगह जगह घूमना और वहाँ की यूनिक चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करना उसका फैशन था। सिर पर हाथ रखे बैठी नायरा सोच रही थी कि यहाँ तक तो समस्या सुलझते दिख रही है, लेकिन पैसे वे कहाँ से आएंगे? बिना पैसे के वह इतनी दूर अपनी माँ से मिलने कैसे जाएगी? तभी अपने सामने अपने पापा नरेश को खड़े देखकर वह उठ खड़ी हुई। उसे लगा नरेश फिर उसे समझाने आया है कि वह अपनी जिद छोड़ दे। लेकिन नरेश ने उसके हाथों में ब्लैंक चेक पकड़ाते हुए कहा कि वह जितने चाहे पैसे निकाल ले, लेकिन वह अपना ध्यान रखे, पहुंचने पर एक फ़ोन जरूर कर दे। बोलते हुए नरेश की आंखों से आंसू गिर पड़े, जिन्हें वह अपनी शर्ट से पोंछने लगा ताकि नायरा देख न ले। लेकिन अगर नायरा को अपने पापा के आंसुओं की इतनी ही चिंता होती तो वह उन्हें छोड़कर जाती ही क्यों? उसे तो अब भी यही लग रहा था कि नरेश ने उसे उसकी माँ से छीनकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। उसे लग रहा था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे हैं। नरेश ने कितना समझाया कि जैसा वो समझ रही है वैसा बिल्कुल नहीं, और अगर उसकी माँ को उससे प्यार होता तो क्या वह एक बार फोन करके उसका हालचाल नहीं पूछती? लेकिन अपनी माँ की तरह ही जिद्दी नायरा 7 समुद्र पार जोली से मिलने निकल पड़ी। नायरा की बहुत सी आदतें जोली से मिलती जुलती थीं। नायरा को भी अपनी माँ की तरह आर्किटेक्चर बनने का शौक था। वह भी शादी में विश्वास नहीं रखती थी। वह भी अपनी माँ की तरह देश दुनिया घूमना पसंद करती थी। अमेरिका रवाना होते समय नरेश ने खुद की और जोली की एक पेयर फोटो नायरा को थमाते हुए कहा था कि ये उसकी माँ है। नरेश ने फोटो इसलिए दिया ताकि जोली को लगे कि नायरा सच कह रही है। नायरा ने देखा, देखने में वह बहुत कुछ अपनी माँ जैसी ही है। रास्ते भर वह अपनी माँ से मिलने के ख्यालों में खोई रही। उसे तो लग रहा था जैसे वह सपना देख रही है, लेकिन ये सच था कि जेम्स की मदद से वह चिली पहुंच चुकी थी। लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बाद भी उसे जोली के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन जेम्स ने उसे बताया कि जोली का पता चल गया। उसकी माँ यहीं चिली में ही अपना आर्किटेक्चर का फर्म चलाती हैं। जेम्स ने ही सुझाया कि क्यों ना वह आर्किटेक्चर में इंटर्नशिप के बहाने जोली से मिले। नायरा को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और उसने वही किया। अपनी माँ को अपने इतने करीब देखकर नायरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन तो किया उसका कि अपनी माँ के गले लग जाए और कहे कि वह उसकी बेटी है, लेकिन क्या वह किसी अनजान लड़की पर भरोसा करेगी? इसलिए नायरा को अभी कुछ बताना उचित नहीं लगा। नायरा को तो पता था वह उसकी माँ है, पर जोली तो नहीं जानती थी कि वह उसकी बेटी है। लेकिन फिर भी उसे नायरा का साथ बहुत अच्छा लगता था। अच्छा लगने का एक कारण ये भी था कि नायरा इंडिया से थी। नहीं, उसे नरेश की याद नहीं आती थी, बल्कि कुछ तो था जो उसे इंडिया से जोड़े हुए था, लेकिन वो क्या था नहीं पता था उसे। नायरा यहाँ एक पीजी में रहती थी जो जेम्स की मदद से मिला था। पीजी अच्छा था, लेकिन जोली के पूछने पर कह दिया कि वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता, ताकि जोली उसे अपने घर आकर रहने को इनवाइट करे और वह जरा ना नुकर के बाद मान जाए। ये आइडिया भी उसे जेम्स ने ही दिया था। जेम्स वो फ़ोन पर उससे उसका हाल चाल लेता रहता था। खैर, नायरा अब जोली के साथ उसके घर आकर ही रहने लगी थी, लेकिन उसे जोली को अपने बारे में बताने का मौका नहीं मिल रहा था। इंसान शराब तब पीता है जब वह बहुत खुश हो या बहुत ज़्यादा दुखी। जोली बहुत दुखी थी क्योंकि आज उसके इकलौते बेटे का जन्मदिन था और वह अपनी माँ से मिलना भी नहीं चाहता था। जोली का अपने पति ग्रेग से सालों पहले तलाक हो चुका था। दोनों के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर झगड़ा चला, लेकिन जीत ग्रेग की हुई।
उसने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि जॉली एक अच्छी मां नहीं और ऑस्टिन, जॉली का बेटा, उसका भविष्य उसके साथ सुरक्षित नहीं है। हालांकि कोर्ट ने उसे अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी थी, पर खुद ऑस्टिन ही अपनी मां से मिलना नहीं चाहता था। उसे उसकी मां दुनिया की सबसे बुरी मां लगती है। अपने बेटे को याद कर जॉली पैग पर पैग लिए जा रही थी और बक बक बोले भी जा रही थी। ज्यादा शराब कहीं जॉली को नुकसान न पहुंचा दे, ये सोचकर नायरा ने उसे और शराब पीने से रोका। तो वह कहने लगी कि उससे ज्यादा बदकिस्मत औरत इस दुनिया में और कोई नहीं होगी। कहते हैं इंसान जब नशे में होता है तो सच बोलता है, और आज जॉली भी सारी सच्चाई उगलने लगी। शराब के नशे में पुरानी सारी बातें उसने नायरा के सामने खोलकर रख दी। ये भी कि नरेश के बच्चे की मां बनने वाली थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया था। तो अब वह बच्चा कहाँ है? वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बेटी को छोड़कर? अरे नहीं, मुझे तो वह बच्चा चाहिए ही नहीं था। शराब का एक घूंट भरते हुए वह बोली। फुलिश मैन, नरेश को लगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी करूंगी। पागल, बोलकर एक झटके में ही पूरा गिलास खाली कर दिया और ठहाके मारकर आगे बोली। वह बच्चा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी, जिसे मैंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मैंने कितनी कोशिश की थी कि अबॉर्शन कराने की, पर सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था। अपने देश आकर अबॉर्शन करा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना था, इसलिए मजबूरन मुझे वहाँ रहना पड़ा ताकि उस बच्चे को जन्म दे सकूं। तो वह बच्ची कहाँ है अब? नायरा ने पूछा। कचरे के डब्बे में। मैं उसे कचरे के डब्बे में फेंक आई थी क्योंकि उसकी असली जगह वही थी। जॉली की बात सुनकर नायरा सन्न रह गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुझे उस बच्चे से कुछ लेना देना ही नहीं था, तो फिर यहाँ लाकर क्या करती? पता नहीं, पर उसे जरूर लावारिस जानवर खा गए होंगे। बोलते हुए जॉली की जबान भी नहीं लड़खड़ाई। आखिर कोई माँ इतनी बेरहम दिल कैसे हो सकती है? नायरा को अपने पापा की याद सताने लगी। कहा था उन्होंने, जैसे वह अपने पापा के बारे में सोच रही है। बात वो नहीं बल्कि, लेकिन कहाँ सुन पाई थी वह नरेश की पूरी बात। बीच में ही अपने कान बंद कर लिए थे ताकि कुछ सुन ही ना पाए। जॉली की एक एक बात उसे सुई की तरह चुभ रही थी। नायरा वहां से उठकर जाने ही लगी कि उसका सिर घूम गया और वो वहीं गिर पड़ी। होश आया तो वह अस्पताल में थी। जॉली उसके पास बैठी उसका माथा सहला रही थी। पूछ रही थी कि अचानक उसे क्या हो गया, लेकिन नायरा के पास कोई जवाब नहीं था। उसे तो बस अब अपने पापा के पास जाना था। नरेश ने अपनी बेटी की खातिर आज तक शादी नहीं की और इस औरत ने सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। नायरा ने फोन पर अपने बीमार होने की बात जब नरेश को बताई तो वह पागलों की तरह भागता हुआ यहाँ पहुँच गया। अचानक वर्षों बाद नरेश को अपने सामने देखकर जॉली की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। नरेश उसके सामने खड़ा है। लेकिन जब भरोसा हुआ और जाना कि नायरा कोई और नहीं बल्कि उसकी वही बेटी है जिसे वह कचरे में फेंक आई थी, बेटी के लिए उसके दिल में प्यार उमड़ पड़ा। कहने लगी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मुझे माफ़ कर दो नरेश। इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे। प्लीज़ नरेश, लौटा दो मेरी बेटी मुझे। जॉली नरेश के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी। बोलो ना नायरा को कि वह मुझे छोड़कर न जाए। नायरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मेरा हक है तुम पर। और देखो, ये घर, ऑफिस, यहाँ तक कि अपना सारा बैंक बैलेंस भी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। प्लीज़ बेटा, माफ़ कर दो अपनी माँ को। मत जाओ मुझे छोड़कर। घिघियाते हुए जॉली दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी। सब उसकी ज़िंदगी से जा चुके थे, अब उसे नायरा में ही अपना सहारा नजर आ रहा था। माफ़ कर दूंगा आपको, जिसने मेरे पापा को सिर्फ यूज़ किया अपने स्वार्थ के लिए। मुझे लगा था पापा गलत हैं, इसलिए इनसे लड़ झगड़ कर मैं यहाँ आपके पास आ गई थी, लेकिन गलत थी मैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत भले ही कपूत बन जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन आज देख रही हूँ कि एक माता भी कुमाता हो सकती है। एक माँ अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ सकती है। बोलते बोलते नायरा का स्वर तेज हो गया। और आपने सोच भी कैसे लिया कि सब कुछ जानने के बाद भी मैं आपके साथ आकर रहूंगी? नहीं चाहिए मुझे आपका ये घर, ऑफिस और बैंक बैलेंस। पापा, आपने सही कहा था कि मेरी माँ मर चुकी है। कहकर नायरा अपने पापा का हाथ पकड़कर जाने लगी, लेकिन फिर पलटकर बोली, एक बात और, 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी आज तुम बे औलाद हो और रहोगी, क्योंकि तुम इसी लायक हो। अपनी बेटी को जाते हुए देखती रह गई, क्योंकि उसे रोकने का उसे कोई हक नहीं था। उसके लिए तो उसकी बेटी कब की मर चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना।
ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।